अबूधाबी में इस तरह घूमना फिरना अच्छा नहीं होता, गैर कानूनी होता कि लोग फिर अच्छी नज़र से देखते नहीं। कभी ये मुझे मारते नहीं थे, गाली गलौज नहीं करते थे, ठीक है। हर काम पहले साजिश करते, फिर धीरे धीरे करते। जब तक मैं समझ पाऊँ तब तक मेरा सारा काम तमाम हो गया होता। इंडिया में भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर है, मेरे 2-2 3-3 घर है। आपको पता है मुंबई में घर की कीमत क्या होती है, मैं नहीं जानती। और मेरे जिसम में दुपट्टा भी नहीं था, मैं जाके बेडरूम में गई, मैं दुपट्टा ओढ़ने लगी तो वो बंदे मेरे साथ साथ बेडरूम के पास आके खड़े हो गए, बीबी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, कि ये इंडियन ऐसी है, ये इंडियन वैसी है, ये इंडियन को ऐसे कर दो, इसको यहाँ नहीं लेकर जाओ, इसको ये ना दो, उसे वो ना दो। उन्होंने रहने नहीं देना, बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, मेरे बच्चे रूल जाएंगे, भीख मांगने लगा दिए जाएंगे या तो फिर उनको कत्ल करवा दिए जाएंगे। कि आप अपने अभी खावन से क्या चाहती हैं और जो इदारे में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं AR ऑफिशियल। मेरे साथ ये खातून जो मौजूद हैं ये अबू धाबी में काम करती थी। 2015 में इनकी शादी होती है एक शख्स के साथ और वो शख्स इसे पाकिस्तान में ले आते हैं। 2024 चल रहा है, तकरीबन 10 साल हो गए हैं इनकी शादी को, इनके 2 बच्चे भी हैं। आज आखिर क्या हुआ है कि ये मीडिया पर आ रही हैं इंसाफ के लिए, किस चीज़ का इंसाफ मांग रही हैं, मसला क्या बना है इसके खावन के साथ 10 साल के बाद, और उन्होंने एक FIR भी दर्ज करवाई है थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मेरा नाम फरजाना है, मैं इंडिया मुंबई के शहर से रहने वाली हूँ। ठीक है, कितना अर्सा हो गया आप अपने मुल्क को छोड़ के किस जगह पे आ गए? मेरे मुल्क को छोड़ के मैं अबू धाबी 2006 और 7 के बीच में गई थी और फिर 2015 में मैंने शादी की मेरे हस्बैंड से। अबू धाबी में क्या करती थी आप? मैं अबू धाबी में लेडीज सलून में मेहंदी डिज़ाइनर का काम करती थी, ठीक है, हिना डिज़ाइनर का काम करती थी। ठीक है। आपके खामन का क्या नाम? मिर्ज़ा यूसुफ इलाही। मिर्ज़ा यूसुफ के साथ आपकी कैसे मुलाकात होती? मिर्ज़ा यूसुफ इलाही की उनके साथ मेरी मुलाकात किसी मेरी एक सहेली थी, फ्रेंड, जिसके साथ मैं वॉक किया करती थी, वो उनके साथ इनके बोलचाल और दोस्ती यारी थी, तो इस औरत के ज़रिए मुझे मेरे शोहर मिले थे। ठीक है। हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे आपकी अच्छी गपशप हो गई? जी जी जी, बातचीत होने लगी। बस हम ज़्यादा दिन तो रिलेशन में नहीं थे, मतलब शादी से पहले बातचीत में 4 महीना तकरीबन थे। उसके बाद मैंने जल्दी से शादी कर ली, क्योंकि अबू धाबी में इस तरह घूमना फिरना अच्छा नहीं होता, गैर कानूनी होता कि लोग फिर अच्छी नज़र से देखते नहीं। तो मैं चाह रही थी कि मुझे ऐसे इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे छत चाहिए, जायज़ निकाह करके मैं अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मेरे शोहर इनको बोली कि मैंने आपसे, हम लोग आपस में शादी कर लेते। आपका मुझे बताएं कि शादी से पहले मज़हब क्या था? मैं मुसलमान ही हूँ। इंडियन मुस्लिम हैं आप? जी। तो इंडिया में किस जगह पे रहते थे? मैं इंडिया मुंबई शहर में चेंबूर के करीब रहती हूँ। चेंबूर के करीब में। अच्छा, मुझे बताएं आपकी शादी होगी, जब शादी हुई तो उस दौरान आपके खावंद ने आपको क्या बोला था? जब मेरी शादी हुई थी मेरे खाविंद ने बोला था, मैंने तुझे अबू धाबी में ही रखना है, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल यहीं बनेगा और हम पाकिस्तान कभी कभार जाया करेंगे, कुछ फंक्शन वंक्शन होएगा तो इसी शर्त में मैं उनसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन शादी होके 2 साल के तक मेरे 2 बेटे हो गए थे, फिर 3 साल और गुजर गए तो फिर मेरे शोहर की लड़ाइयाँ मेरे साथ करने लगा शुरू हो गई। उस दौरान जब लड़ाइयाँ हो रही थी आप अबू धाबी में थे या पाकिस्तान आ चुके हुए थे? नहीं, लड़ाइयाँ वहाँ से थोड़ी थोड़ी होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे नॉर्मल मियाँ बीवी में कैसे होती है नोक झोंक, उसी तरह की लड़ाई होती थी अबू धाबी में। कभी ये मुझे मारते नहीं थे, गाली गलौज नहीं करते थे, ठीक है। फिर 5 साल के बाद ये कहने लगे मैंने अपना बिजनेस सारा बंद करना है, मूव होना है पाकिस्तान, तो तूने भी मेरे साथ रहना है पाकिस्तान। तो मैं बोली नहीं, आप तो मुझे बोले थे अबू धाबी में रखेंगे, अब मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना है। तो बोले अगर तू नहीं रहेंगी तो मैंने तुझे तलाक दे देना है। और बच्चे छीन के इन्होंने पहले ही शादी यहाँ है बोल के बहाने से लेकर आ गए बच्चों को, और फिर बाद में मुझे वहाँ से अबू धाबी से इन्होंने ना इंडिया भेज दिया। वहाँ पर अबू धाबी क्या क्या भेज दिया आपको इंडिया में? ये कहकर भेजा कि आप इंडिया से पाकिस्तान आओ। अच्छा, हाँ। कहना था जब मैं आपके निकाह में आ चुकी हुई हूँ, अबू धाबी में रहती हूँ, तो यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करना तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं इंडिया से ही स्पेशल क्यों पाकिस्तान आऊँ? आपको पता है तो पाकिस्तान में तो उसका वीज़ा भी तो मुश्किल से मिलता है। हाँ जी, मैंने बहुत एहतिजात करी लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुने। मैं बहुत बोली कि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो बोलते नहीं, इन्होंने बच्चों को यहाँ पर शादी बल्कि बहाने से पहले ही लेकर आ गए पाकिस्तान। अब मेरी मजबूरी बन गई पाकिस्तान आना, तो फिर उन्होंने वहाँ की एग्रीमेंट जो था ना घर का अबू धाबी का, वो भी ख़त्म कर दिया और वहाँ पर मेरा वीज़ा भी कैंसिल कर दिया। हर काम पहले साजिश करते,
फिर धीरे धीरे करते जब तक मैं समझ पाऊँ तब तक मेरा सारा काम तमाम हो गया होता। कितना अरसा हो गया आपको पाकिस्तान में आए? अभी मेरे को देखो पहले 2 साल थी। यहाँ पर शादरा मोड़ है ना, उस्मान पार्क, वहाँ पर एक छोटा पोर्शन था, वहाँ मुझे ला के रखा था। पहले इसकी बीवी, एक बीवी इसने अपने निके में रखा है, दोनों बीवी बीच की जो है उसको तलाक दिए। मैं चौथी वाइफ हूँ। अच्छा। हाँ, तो पहली बीवी नीचे पोर्शन में रहती, मैं ऊपर रहती थी। वहाँ पर 2 साल जब एक शौकन के साथ कि अदर कंट्री वाली को नहीं ला के रखना चाहिए, जिस तरह तुमने वादे करके शादी की मेरे से, ठीक है, उसके बाद आपने एकदम बदल गया। मेरी तो मजबूरी बन गई, मेरे बच्चों की वजह से मैं पीछे पीछे इसके फिरती रही। मुझे चीज़ बताएं कि जब उन्होंने आपसे शादी की, आपको पता था कि इनकी 3 वाइफ ऑलरेडी हैं और आप चौथी वाइफ हैं उनकी? जी, इन्होंने 3 वाइफ का नहीं बताया था, इन्होंने 2 ही वाइफ का मुझे बताया था, क्योंकि तीसरी वाइफ के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इनको ये मुनासिब नहीं समझे मुझे बताना। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि इनकी तीसरी भी वाइफ थी। ठीक है, आपको नहीं लगता कि जाहिर बात है जब ये स्क्रीन पे चलेगा प्रोग्राम, सारी दुनिया देखेगी, लोग ये भी कहेंगे कि आपको तीसरी वाइफ, चौथी वाइफ है आपकी, जो पहली भी उनकी वाइफ थी, आपने क्यों उनके साथ चौथी शादी की जबकि आपको पता हो गया था इन सब चीज़ों के बारे में? लोग आपको ये भी तो कहेंगे कि शायद लालच की वजह से आपने इनसे शादी की होगी। लालच किस बात का? मैं तो खुद जॉब करती थी, 5000 दरहम। इंडिपेंडेंट खातून थी आप? हाँ, मैं इंडिपेंडेंट खातून थी। लालच किस बात का? इंडिया में भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर है, मेरे 2-2 3-3 घर है। आपको पता है मुंबई में घर की कीमत क्या होती है? पता है ना आप लोगों को? मुंबई जैसा शहर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लालच किस चीज़ का? मैं इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भी जॉब कर सकती हूँ। हाँ, तो फिर लालच किस बात का? लालच सिर्फ मुझे मेरे बच्चों का है, क्योंकि मैं अपनी औलाद को छोड़ नहीं सकती। आपके खावन जो है, जिस घर में आप रह रही हैं, ये घर किसके नाम पे है? ये घर मेरे बेटों के नाम पे है। बच्चों के नाम पे? हाँ, मेरे बच्चोों के नाम पे। आपके जो खावंद है वो आपके बच्चे छीन कर आपको यहाँ से इंडिया भिजवाना चाहती हैं? जी जी जी, ये साजिशें इनकी 5-6 महीने से चल रही है। ठीक है, ये इसी काम में लगा था, मुझे मशकूक लग रहा था, मैं जानना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं चला। ठीक है, अचानक इसने मेरे से अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। कैसे? 4 महीना पहले से ये मेरे साथ अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म कर दी इसने। आपको उन्होंने डाइवोर्स दे दी हुई? नहीं, डिवोर्स नहीं दिया। हाँ। डिवोर्स नहीं दिया, बस ये सोच के रखा था दिल में साजिश है। मैं इसे रोज़ सुलह करने की कोशिश करती हूँ कि सुलह कर लेते हमारे छोटे बच्चे, ये लेकिन ये मानता ही नहीं था, बात मानता ही नहीं था। तो फिर मैंने ना जामिया में भी बात की हूँ मौलाना से कि मेरा शोहर ऐसे ऐसे करता है। वो बोले कि तुम्हें ना अपने शोहर को लेकर आओ, तो ये बहाने बनाता था, ये मेरे साथ वहाँ भी नहीं चलता था। ठीक है, ऐसे करते करते ना फिर एक दिन ऐसा आया, 4 बंदे मेरे घर में आए। चांद रात वाला दिन था। मेरा शोहर यहाँ पर आके बैठा जहाँ आप बैठे थे, कैमरे के सामने। मैं यहाँ से सब्जी काट के, मेरे जिस्म में दुपट्टा भी नहीं था, मैं उठने लगी, वैसे मैं कुछ सोचती कि 4 बंदे यहाँ आके खड़े हो गए। अननोन बंदे थे? हाँ जी, अननोन बंदे थे, मैं नहीं जानती, और मेरे जिस्म में दुपट्टा भी नहीं था। मैं जाके बेडरूम में गई, मैं दुपट्टा ओढ़ने लगी, तो वो बंदे मेरे साथ साथ बेडरूम के पास आके खड़े हो गए। बीबी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसे कहना मेरा हाँ, इसकी गैर महरम के सामने कैसे दुपट्टे के बगैर? वो मेरा शोहर साथ में मिला हुआ था, मेरा शोहर खुद खड़ के तमाशा देख रहा था। मेरे शोहर ने जल्दी से आके मेरा मोबाइल पकड़ लिया, मेरा मोबाइल उठा के, ताकि मैं किसी को फ़ोन करके हेल्प ना मांगूँ। अच्छा। हाँ, मोबाइल उठा के उसने जेब में रख लिया। जेब में रखने के बाद मैं बोली मुझे अबाया पहनना है, मैं अबाया के बगैर निकलती नहीं। तो बोले अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं, चलो चलो यहाँ से तुम्हारे ड्रामे बंद करो। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने जल्दी से अबाया पहनी, उनकी बात नहीं सुनी, अबाया पहनी। मेरा शोहर यहाँ से धक्का मारता हुआ, यहाँ से धक्का मारता हुआ दरवाजे के पास मुझे लेकर गया। वहाँ से मैं फिर भी बात नहीं मान रही। फिर मुझे बोलने लगे कि है ना बीबी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, थाने में तेरी तफ्तीश होगी, तुझे वापस लेकर आएंगे। मेरे क्या पुलिस वाले थे? नहीं, उनकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन उन्होंने ड्रेस पुलिस वाला पहना था। 2 थे, गन लिए थे बड़ी, और 2 सिविल ड्रेस में थे। 2 सिविल ड्रेस में थे और 2 ने गन मैंने पहनी हुई थी। 2 पुलिस वाले थे, पुलिस का ड्रेस पहना था। मुझे नहीं मालूम वो फर्जी थे या क्या कौन थे, मैं नहीं जानती। हो सकता मेरे शोहर ने सब तैयारी की होगी इस चीज़ को। मैं बाहर, उन्होंने चीज़ पैदा होती है, मोहब्बत की शादी होती है अबू धाबी में, 8-10 साल हो जाते हैं शादी को, अल्लाह पाक नेमत से भी नवाजते हैं, 2 मासूम बच्चे भी हैं आपके पास। आखिर लड़ाई की और इस हद तक जाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? उसकी मेन रीज़न क्या है? मैं बताती हूँ आपको। ससुराल सौतेली बेटियाँ, शौकन मेरी जो है, इनका बेजा मुदाखलत मेरे घर में।
आप जानते हो ससुराल वालों, जहाँ ससुराल वाले बहनें सौतली बेटियों की मुदाखलत मशवरे चलते वो घर कभी नहीं बसते। और मैं रही अदर कंट्री, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं, ना मेरा माँ ना भाई ना बाप, कोई नहीं है, ठीक है। तो इसकी बेटियाँ आती हैं हर 8 दिन में 10 दिन में आती है। मेरे बेटियां जवान है, जवान है, शादीशुदा है, फिर भी उनकी मुदाखलत हर वक्त उनकी मुदाखलत मेरे घर में कि ये इंडियन ऐसी है, ये इंडियन वैसी है, ये इंडियन को ऐसे कर दो, इसको यहाँ नहीं लेकर जाओ, इसको ये ना दो, उसे वो ना दो, ठीक है। कपड़े पहन के हम शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं, बाप को कहती है कि फ़ोन करके कि ये इंडियन को लाने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर की ससुराल की शादी में हमारी बेइज्जती होती है। अच्छा, हाँ, ऐसा कहती है। तो जाहिर सी बात है फिर मैं एहतिजाज तो करूँगी मेरे शोहर से कि मैं भी तेरी बीवी हूँ, मेरे भी पूरे हकूक़ बनते। तो उस ऐसी छोटे छोटे मामलों में जो बेजा मुदाखलत इसकी बहन के और बेटियों के, इस वजह से मेरे शोहर मुझे फिर पिटाई करता है, तशद्दुद करता है, ज़हनी टॉर्चर करता है कि तू मेरी बहनों को नहीं पूछती है, तू मेरी बेटियों। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडियन लोग कोई भी रहो, अल्लाह ताला ने बोला है मेहमान रहमत होते, उनकी खिदमतें करो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मैं कोई भी मेरे घर में आते ना मेरी ना उसको वेलकम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इसी नोक-झोंक की वजह से ही आज मतलब ये नौबत आ चुकी हुई है कि आपके खावंद जो है मतलब आपको डाइवोर्स देना चाह रहे हैं। मुझे बता रही थी कि आपको पहले जब उन्होंने इंडिया भिजवाया कि आप इंडिया के थ्रू पाकिस्तान यहाँ पे आए, उस दौरान उन्होंने कोई आपको डाइवोर्स का नोटिस भी भेज दिया था? जी जी ज़रूर। वो कितने से पहले की? ये है ना 3-4 साल पहले की बात है। क्या उस दौरान भी आपकी ऐसी लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे थे? जी, ऐसी लड़ाई झगड़े हो रहे थे। इसने मुझे फाइट मारा था मुंह पे, तो ये जबड़ा है ना ये पूरा टूट गया था, ये होठ फट गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैं बेड पे ऐसी गिर गई थी, 10 मिनट तक मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था बोल के। हाँ, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इससे तरले करती रही, ये मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता, अपने जानने वाला डॉक्टर को घर में बुलाता है ताकि अगर मैं बाहर गई तो इसको कोई प्रॉब्लम ना है, कोई दवाई वाई दे देता, फिर मैं ये चुप बैठ जाता। तो ऐसे कई बार इसने किया। इस घर में भी वो मोटी सी शेल्फ है ना ऐसी वाली, वो उठा के मेरे पीछे दौड़ने लगा मुझे जान से मारने के लिए। मैं अपनी जान बचाते बचाते कई दफ़ा मैंने अपनी जान खुद बचाई हूँ। मैं बेडरूम में चली जाती, दरवाज़ा बंद कर लेती ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए, फिर मैं बाहर निकलूँ। तो एक बार फिर इसने 2 महीना पहले इस बेडरूम के अंदर मुझे ऐसी फाइट मारी, बस ये मुँह पे ही फाइट मारता है, जिस्म पे नहीं मारता है, मुँह पे फाइट मारता है और मेरे को ऐसा लगता है मेरे तारे टूट गए। मैं चीज़ बताएं कि क्या आपने उनको प्यार से समझाने की कोशिश? सारी बातें कहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई तो कुछ भी नहीं होती। मैं बताती हूँ ना आपको, मैं असल वजह क्या है। आप देख लो मेरे शोहर का पास्ट, मैं चौथी बीवी हूँ, ठीक है। बीच की 2 बीवी को सिर्फ 2-2 साल बर्दाश्त किया है उनको। अच्छा। हाँ, और तलाक दे दी उनको भी। अकेले हैं जिनके साथ 10 साल 10 साल गुजर गए, वो भी मेरी सर की वजह से, मेरी हिम्मत की वजह से मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ रह रही। मैं अपना मुल्क छोड़ी इंडिया, मैं अबू धाबी छोड़ी, मैं पिछले अपनी फैमिली छोड़ी, ठीक है। मैंने कितनी सेक्रीफाइस। कभी अपनी फैमिली को बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ यहाँ पे अब ये हो रहा है? उन्होंने कुछ मशवरा दिया? मशवरा देते ना, उन लोग बोलते हैं देख हम लोग तो यहाँ इंडिया में रहते, तू वहाँ पर रहती, तेरा कोई नहीं है, तू सब छोड़ छाड़ आ जा इंडिया। मैं बोली मैंने नहीं आना है, मेरे बच्चे हैं, मैंने नहीं आना है, मेरे मरते दम तक मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। बच्चों को आप साथ रखना चाहती हैं? जी, मैं बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को साथ रखना चाहती हूँ। आपने भी FIR एक दर्ज करवाई है थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर, उसमें ये आपने लिखा है कि जी इतने अरसे पहले शादी हुई, उतने अरसे के बाद ये मुझे पाकिस्तान में मेरी इसके जो बहनें हैं, इसकी जो बेटियां हैं, मुझ पर ज़्यादती करती, तशद्दुद करती रही मुझे। आपने, जाहिर बात है कानून तो मांगता है एविडेंस, आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह उन्हें कुछ दिया इस वाले? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मेरे डॉक्टर्स है, चाहे तो मैं डॉक्टर से बात करा सकती हूँ आपको कि मुझे किस तरह से चोट लगी थी, मेरा चेहरा इतना बड़ा हो गया था। मेरी डॉक्टर है यहाँ पर लेडी, मैं उससे भी बात करा सकती। यहाँ पर रहमान हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी डॉक्टर, न्यूरोलॉजी डॉक्टर है, उनके पास भी मैं गई थी। उन्होंने कहा 10 दिन तक आपने खाना नहीं खाना है, आपने जूस में रहना है, वरना ये आपका जबड़ा नहीं ठीक होगा, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं अभी कितनी उम्रें हो गई? मेरे एक बेटा 7 साल का है, इब्राहिम मिर्ज़ा यूसुफ, और दूसरा इस्माइल 6 साल का है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1st स्टैंडर्ड में। हाँ, माशाल्लाह, आप इनकी रिपोर्ट्स देख लो, ये एक्सीलेंट A+ लिए, इनकी एक दिन भी छुट्टी नहीं है, बच्चों की एक दिन भी ऑफ नहीं है। तो क्या ऐसी माँ जो घर पे ध्यान ना दे, वो घर गृहस्थी वाली ना हो, वो बच्चे ऐसे पढ़ सकते? मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी उनकी,
ठीक है, मैं यहाँ पर कारी साहब आते हैं, यहाँ पर टीचर आते हैं, मैं कभी बेपर्दा उनके सामने नहीं गई। सही है, ये आपकी तरबियत है, ये आपकी तरबियत है कि आप अभी तक उन सब चीज़ों को साथ लेके चल रही हैं। अच्छा, मुझे मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप अपने अभी खावन से क्या चाहती हैं, और जो इदारे में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने दें, मेरे बच्चों के साथ, इस घर से भी ना निकालें, इस मुल्क से भी ना निकालें, क्योंकि माँ जो होती है ना, माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया की दौलत एक तरफ है, माँ एक तरफ है, हर कोई अपनी अपनी माँ को देखो, उसमें मेरा चेहरा ज़रूर नज़र आएगा, या तो मेरा चेहरा देखो, अपनी माँ नज़र आएगी। ठीक है, मेरे मासूम बच्चे, मेरे बिगैर उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरना, क्योंकि विरासतों के मसले छोटे हैं, सौतेले भाई बहन हैं। ठीक है, अगर मैं चले गई मेरे बच्चों को छोड़ के, तो मेरे बच्चों को विरासतों के नाम पे उन्होंने रहने नहीं देना, बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, भीख मांगने लगा दिए जाएंगे, या तो फिर उनको कत्ल करवा दिए जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पर जो इस मेरे मसले मसाइल को रिलेटेड यहाँ की जो हुकूमत है, वो मेरी मदद करे, मेरे लिए ऐसा कोई रास्ता दे कि मुझे वीज़े के मसले मसाइल ना रहे मेरे लिए आगे लाइफ में। ठीक है, वीज़ा है वो कितने अरसे के लिए रह गया बाकी? मेरा वीज़ा 4 महीना हुआ खलास होके, मेरे शोहर ने उसको रिन्यू नहीं किया, एक्सचेंज नहीं किया। अच्छा। वो पासपोर्ट भी ले लिया मेरा, और वीज़ा भी नहीं लगाता, क्योंकि उसकी यही साजिश थी कि इसको लगे कि ये इसकी वजह से इंडिया गई वापस, इसका वीज़ा नहीं लगने की वजह से, जबकि इसकी ये सारी पूरी साजिश थी, और इसकी साजिश में इसका बड़ा दामाद मिला था। बिल्कुल सही है, सारी बात साजिश के पीछे तो एक पूरा गठजोड़ होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें मंजर आम पर आती हैं। लास्ट में मैं ये ख़ातून जो है बता रही थी कैसे हाथ जोड़ने के बाद, और एक अपील कर रही थी कि मुझे और मेरे बच्चों को इस पाकिस्तान से ना निकाला जाए। उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो चुका है, और उनका जो पासपोर्ट है इसके खावंद ने उसे अपने पास कब्ज़े में ले रखा हुआ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ही अपील कर रही हैं कि उनके बच्चों को उनको इस पाकिस्तान से ना निकाला जाए। अगर उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है तो बच्चे अपने माँ के बगैर कैसे रहेंगे, जहाँ पे इस जालिम माशरे के अंदर, जहाँ पे उसके सुतेले भाई बहन भाई भी हों, और जिस घर में ये रह रही हैं, ये घर तकरीबन 1 कनाल का होगा, ऐसे ही है, 32 मरले का 32 मरले का ये घर है, और ये सारा जो घर है, इनके जो बच्चे हैं 2, उनके नाम पर है। और जायदाद की खातर हमारे माशरे में क्या हो रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म से इस खातून के हाथ जुड़े हुए थे, और ये इंसाफ की अपील कर रही थी कि मुझे यहाँ पर रहने दिया जाए और मेरे बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। अब हमारी भी अपने इस प्लेटफार्म से तवज्जुह से ये अपील है इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से कि खुदारा इस खातून की ज़रूर मदद की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।